Dipali Bedi. I'm a clinical psychologist. I work with Sukoon Psychotherapy Center. मेरा नाम अजया है, मैं PhD कर रही हूँ. इसके अलावा मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ. I am Rita Seth. I've been working with Sambandh Health Foundation for the last 10 years. What we do primarily is we address the needs of people living with severe and persistent mental illnesses. मेरा नाम शिवानी थपलियाल है एंड मैं लाइफ एंड मेंटल हेल्थ कोच हूँ. मेरा नाम वत्सला है. आई वर्क एज द कंटेंट डेवलपर इन HCL. मेरा नाम प्रकाश है. मेरी उम्र 68 इयर्स है. मेरा नाम श्रृंखला सहाय है और मैं स्वयं फाउंडेशन नाम के एक नॉन प्रॉफिट की को फाउंडर हूँ. हम मेंटल हेल्थ सस्टेनेबिलिटी पर काम करते हैं. I am Vijay Nalawala from Mumbai. I am 59. I am happily married with a daughter. मेंटल इलनेस कैंसर की तरह है. अगर टाइम पर पता चल जाए तो आपके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, नहीं तो वी ऑल नो हाउ थिंग्स एंड. आई एम डायग्नोस्ड विद बॉर्डरलाइन. इसके अलावा मुझे बहुत ही एक्यूट लेवल पे डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है. आई एम वेरी ओसीडी. पैनिक अटैक्स अलग लेवल पे आते हैं. जब मुझे आते हैं तो मुझे एक्चुअली सांस नहीं आती बिकॉज मैं एस्थमेटिक हूँ साथ में, तो मेरा ऑक्सीजन एक्चुअली ड्रॉप होता है. आई वॉज डायग्नोस्ड एज अ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर. बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है? मतलब आप एज पर रहते हैं. आपको कभी भी कोई भी चीज़ कभी भी किसी भी वक्त ट्रिगर कर सकती है, और अगर आप ज़्यादा ट्रिगर हो गए तो बात तोड़ फोड़, वायलेंस, सुसाइड तक भी पहुंच सकती है. आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस. मुझे स्किज़ोफ्रेनिया, OCD एंड पैरानोया है. कि उसी टाइम पे जब मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स आ गए थे 14 के साल में, या एट दैट टाइम 10वीं के टाइम, उसी टाइम से मुझे एस्मा का भी के सिम्टम्स चालू हो गए थे. ये जो मेंटल इलनेस है उसका नाम है बाइपोलर डिप्रेशन. हम आज की बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारा प्रेजेंट हमारा पास्ट शेप करता है. किस्मत अच्छी रही, डॉक्टर भी अच्छे मिल गए. उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी, मेरे सेक्सुअल अब्यूज़ तक के. एक क्लोज फैमिली मेम्बर ने ही किया था. घर पे मैंने बताया भी, लेकिन कोई समझा नहीं. सब लोगों को यही लगा कि ये तो इमेजिन कर रही है, ये छोटी थी उस टाइम पे, कहानी बना रही है. कोई 8 साल का बच्चा इतनी बड़ी कहानी कैसे बना सकता है? हम देखते सब थे टीवी में, CID देखते थे, क्राइम पेट्रोल देखते थे, बहुत तरीके की स्टोरीज देखी, सब कुछ किया, लेकिन जो अपने साथ हुआ वो कोई कैसे भूल सकता है? माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 years old. और 3 साल की उम्र में मुझे एक बात समझ में आई कि मैं 2 बेटों के मरने के बाद पैदा हुई हूँ. तो मेरी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बहुत सा चाल चलन जो था वो इस चीज़ से डिक्टेट होता था कि मेरे 2 भाई मर चुके हैं. बेसिकली माई फैमिलीज, मतलब पेरेंट्स के अच्छे रिलेशन नहीं रहे हैं, तो वो सब ट्रॉमा भी रहा है. सेक्सुअल अब्यूज़ वाज अनदर ट्रॉमा. आई वाज 6th or 7th. तब जो एक ट्यूशन टीचर कम भाई, ज़बरदस्ती का राखी ब्रदर, ही केम इन लाइफ, ही वाज देयर फॉर 8 years. तो वो 8 साल बहुत परेशान किया उसने. और घर में भी बोलो तो पेरेंट्स को हाफ ऑफ द टाइम दे डोंट बिलीव कि कोई ऐसा भी कर सकता है घर में आके आपके बच्चे के साथ. इंटर साइंस में था, तभी एक रात में मुझे नींद खुल गई और बहुत ही डर लगने लगा. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. मुझे लगा कि मुझे कुछ फूड पॉइजनिंग हो गई है. इतना डर मैंने मेरे जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था. अभी मैं समझ सकता हूँ कि उसको पैनिक अटैक कहते हैं. तब मुझे ये शब्द मालूम नहीं था. मैं हिल भी नहीं सकता था, इतना मुझे डर लगा. फिर मैंने मेरे पिताजी को कहा कि मुझे एक साइकेट्रिस्ट को बताइए, तो मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले गए. उधर मेरी ज़िंदगी का मुझे पहला इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया. डॉक्टर के पास मैं 12 साल निकाले. 12 साल में 14 ECT लिए, दवाई खाता रहा. तो दूसरा डॉक्टर ने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक तो नहीं दिए, लेकिन उसने इंजेक्शन थेरेपी स्टार्ट की. जब मैं डिप्रेस होने लगा तब तक उसने एक दिन में 6-7 इंजेक्शन लगाना चाहिए. तो मेरे तीसरे डॉक्टर के पास जब उन्होंने मुझे नए मेडिसिन दिए जो मैंने पहले नहीं लिए थे, तो मुझे दौरे तो पड़ते ही थे, लेकिन पहले मुझे साल में 3 से 4 दौरे पड़ते थे. बाद में मुझे साल में 2 से 3 पड़ने लगे. जब से मैंने अपना होश संभालने की कोशिश करी, तब से मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि मुझे अंधेरे से डर लगा है. मैं अकेली जब भी रही हूँ तब मुझे डर लगा है. धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती गई, क्लास 3rd 4th में आती गई, वैसे वैसे मुझे होली के रंगों से डर लगने लगा था. मतलब इतना ज़्यादा डर लगता था कि अगर मेरे पेरेंट्स को भी कोई रंग लगा के चला जाए
तो मैं 2-2 3-3 घंटे तक रोती थी। 14 साल के पहले मेरी लाइफ कैसे थी? Was it a well settled life? I would say no. My father had severe mental illness, which I can say now. 5 साल का था जब मेरे पेरेंट्स सेपरेट हुए थे। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि जो रीजन था जो सेपरेशन का, मेरे फादर की मेंटल इलनेस इतनी सीवियर थी कि कोई समझ नहीं पा रहा था। 5 साल के एज में उस जमाने में सेपरेशन, मैं ये 1960s की बात कर रहा हूँ, तो बहुत चैलेंजिंग पीरियड था मेरे लिए। ये भी स्टिग्मा की बात होती थी, अरे यार इसके देखो, तो स्कूल में बातें होती थी, लोग बोलते थे कि क्या वजह है कि तेरी मम्मी छोड़ के आके गई। सो ऑलरेडी बायोलॉजिकल इशू था, जेनेटिकली पॉसिबली आई इनहेरिटेड माय फादर्स जीन्स, दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर। हर बात की शुरुआत कहाँ से होती है, ये बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। Here I would specifically like to talk about our early childhood. How childhood actually defines how we live throughout our life, and how deep impact can a childhood have on the person's growing years and later on, and how it impacts our mental health. Because I am more coming from a psychoanalytical therapeutic point of view, so we believe a lot of what we behave as a grown up, whatever we act as a grown up, our unconscious is a lot defined in our early ages. So this unconscious, which is basically a product of what our earlier experiences with our parents and the caregivers, make our basics of our structure, our basic personality, our basic way of living. So in difficult situations, how we face those issues, how we face the issues coming in our later life, depends on how things were when we were as a child, because we try to relive that experience. It's safe for us to stay in that experience, even if it is abusive. We stay in that abusive relationships. सबसे पहली बात ये है कि आप किसी को ब्लेम ना करें. It's not a person's fault if they have a mental illness, just like it's not a person's fault if they have a physical ailment or a condition. So the same way, it's not their fault. काफ़ी सारे जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जिन पे उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं. चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत जो सबसे ज़्यादा उभर के आता है कई मेंटल इलनेसेस के कॉज के पीछे. और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो वो किस तरीके से एक बीमारी बन के उभर आया है, और उसमें हमारा भी एज अ कम्युनिटी हम सबका भी योगदान है. डिड वी एड्रेस दैट चाइल्डहुड ट्रॉमा? डिड वी गिव सपोर्ट टू दैट चाइल्ड? डिड वी रियली आस्क अ चाइल्ड हाउ आर दे फीलिंग? वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है? क्या हमने कभी ये पूछा, क्या समझा? Yes, I have a sibling living with mental illness, and the challenges we faced initially was that we didn't realize that there was an illness coming. We saw it as behavioral changes which happen normally during adolescence. There was a slight setback in academic life. As a family, I have to say that we didn't really handle the situation too well. So that might have acted as a trigger. But working in this field now, I've seen that things that trigger mental illness in some people may or may not trigger it in other people. So there have to be other factors. It can't be just the trigger. The challenge we faced predominantly was the perception of professionals towards this illness, because what they communicated to my brother Rajiv and to the rest of the family was that somewhere life was going to be compromised now. Life was going to be incomplete. That we had to completely reset our expectations, which I think is a very limited belief. I feel that like in any other illness, people can go on to live happy and successful lives, and we've seen that happening now at the center very frequently. So those perceptions had actually made the lives of our siblings very dependent on families. That's what we had seen, and so it impacted their life, and it impacted the wellness of our parents. जो बुक्स में लिखा है, और यही बात मैं टाइप करना चाहता हूँ कि क्योंकि उनके दोस्त नहीं होते जो उनको चैलेंज कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में जॉब में जाके गाली नहीं खा पाते हैं, और अगर गाली खाते हैं तो दे रिस्पॉन्ड इन अ डिप्रेशन और अ मेनिया वे एंड दे लीव. उनका प्रॉब्लम ये है कि
उन्होंने इस तरीके की लाइफस्टाइल डे इन डे आउट जी नहीं होती है। एक केयर गिवर होने का क्या मतलब होता है? समटाइम्स पीपल आस्क मी दिस एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेंज जर्नी। इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं और शायद लोग, आसपास के लोग जो हैं वो समझ भी नहीं पाते हैं कि ये उतार चढ़ाव जो मेंटल इलनेस के साथ एक केयर गिवर की ज़िंदगी में आते हैं वो क्या होते हैं। सो ऑफन द रिएक्शन दैट आई गेट फ्रॉम पीपल इज़ दे गेट स्कैर्ड, या फिर बहुत ज़्यादा शर्म, बहुत ज़्यादा शेम है अभी भी मेंटल इलनेस को लेके। एक्सेप्टेंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपके लव्ड वन को क्या मेंटल इलनेस है, उसकी वजह से वो कैसे बिहेव कर सकते हैं और आपको किस तरीके से उनका ख्याल रखना है, उनका साथ देना है, उनको सपोर्ट देना है। हम साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से बात करने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि अगर सोसाइटी को पता चला कि आप इनको कंसल्ट कर रहे हो तो आपके नाम के आगे पागल का टैग जुड़ जाएगा। एंड पागल का टैग हमारी कंट्री में बहुत फेमस है। उसकी एक वजह ये भी है कि हम मेंटल वर्ड को हिंदी में पागल से जोड़कर यूज करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मेंटल वर्ड का मतलब मानसिक होता है। So basically what I like to talk to people in journal and give a message is that one, they should be responsible towards self, responsibly produce children if they really are planning to produce children, and thirdly being uncomfortable about seeking help. Just seek help whenever needed. That's the most important thing. Trust me, these mental disorders make you more functional. इंस्टेड ऑफ ये सोचने के कि ये आपको पीछे ले जाएंगे क्योंकि नॉर्मल आदमी आपसे ज़्यादा सोशल क्यूज समझता है या लोगों से बात करने का तरीका उससे ज़्यादा अच्छा आता है या उसको लोग वियर्ड या डिफरेंट नहीं कहते हैं, तो आई एम सो सॉरी। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि बिकॉज आई हैड दीज इशूज़ मैं ज़्यादा फंक्शनल हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती हूँ, ज़्यादा फोकस्ड रहती हूँ। आई थिंक हम मेंटल हेल्थ पेशेंट्स के साथ सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स होती हैं, हम हमारे रिलेशन चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, हम मैनेज और मेंटेन नहीं कर पाते। उसकी वजह से ना तो हम कहीं पे टिक के काम कर पाते हैं, ना ही हमारे साथ कोई रिश्ते टिकते हैं। Everyone can participate in reducing stigma, especially the youth, because youth has a lot of influence on communities. So creating mental health awareness is really, really important. I feel that for the state governments, for the national government, to be able to see mental health as a very important part of health and to treat it at par with physical health is really important, because once that perception changes, the steps they take to support people living with mental illness at the state level, at national level, will also change automatically. मेरा मेन इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है, बचपन से आपकी फैमिली में ही अगर सारी चीज़ें होने लग जाएं, आपके सपोर्ट करने लगे, आपकी बातों पे, आपकी फीलिंग्स पे, आपके इमोशंस पे अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं और आप पे भरोसा कर रहे हैं और आपको यकीन दिला रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तो वो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव एंड मोटिवेशनल चीज़ होती है कि आप उसके बाद कोई भी चीज़ आ जाए आप उसका सामना इजीली कर सकते हो, आपको उस चीज़ से डर नहीं लगेगा। ऑब्वियसली 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए डर लगेगा, मगर आप ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही रोने लग गए या फिर ऐसे परेशान हो गए कि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है कि आपको क्या करना है। जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से, डिप्रेशन से, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मुझे ठीक होना है, क्योंकि जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखेंगे तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। हमेशा कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। एक छोटा सा टिप मैं देना चाहूँगी, अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनिए और हो सके तो एनिमल वेलफेयर में अपने आप को थोड़ा इन्वॉल्व करिए। किसी तरीके से कोशिश करिए कि इनके चारों ओर एक ऐसा फ्रेंड सर्कल बन सके, ऐसा इकोसिस्टम बन सके जिसको बोलते हैं, जिसको वो ट्रस्ट करे। देयर इज अ ऑफिशियल प्रोटोकॉल कॉल्ड बिब्लियोथेरेपी। तो बिब्लियोथेरेपी का मतलब क्या है कि आपको आपके बीमारी के बारे में और मेंटल इलनेस के बारे में जितने भी बुक्स, लिटरेचर, आर्टिकल्स मिलेंगे वो आपको पढ़ना चाहिए और वो पढ़ के आपका नॉलेज अबाउट साइकोलॉजिकल इलनेसेस बढ़ाना चाहिए। I just want to say to everyone that it's really important to challenge the silence, the stigma, the shame around mental illness. इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलें और अपने आप को उस इंसान, सामने वाले इंसान की परिस्थितियों में डालें। वी पुट आवरसेल्व्स इन समवन एल्सेस शूज़, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं,
कि हम उसके हृदय को समझ सकें। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी को कोई मानसिक बीमारी है तो वो कभी भी अग्रेसिव हो सकते हैं, वो कभी भी वायलेंट हो सकते हैं, पता नहीं क्या कर दें, या जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो पागल है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि someone who is dealing with a mental illness is actually more vulnerable to facing violence, to being a victim of violence than being a perpetuator of violence. आपको लगेगा कि कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा, all you need to do is seek help. There are always people to help you, support you, be by your side. We need to just seek out the right people. Yeah? There is always hope. Yeah? Living with mental illness does not mean end of life. Neither does mental illness define you or limit the way you live life. When you have too much expectations from people around you, or you have expectation even from your own self, it leads to mental strain. Yes, you have to really take care of yourself, and you have to mold yourself in such a manner that you can or should be in a position to adjust with the given circumstances. Unless and until you are medically sick, it can also be a mental strain or a mental problem. My dear friends, it's a very important issue today, and that's the reason that we have gone a little out of way to make one film on this mental strain, mental health, and I think it's a need of the hour to know more about it.